लेकिन उनकी सोच उनके पास में हर एक डे वाइज रेडी होती है और उसको जब कभी एग्जीक्यूट करना है वो राइट वक्त उनको पता रहता है। तो इसी के साथ में अभी मुझे लगता है कि सही वक्त आ गया है उनको इस मंच पे बुलाने का और ये वेबिनार आगे ले जाने के लिए। सो लेट्स वेलकम हमारे एमसीएल के रचनाकार, सलाहकार और शिल्पकार, विजनरी डायनामिक लीडर डॉक्टर श्याम गोलव सर। थैंक यू। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर श्याम गोलव फिर से एक बार आपका इस ट्रेनिंग सेशन में स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं और आप अपने साथ अपने परिवार का, यानी घर का परिवार और एमसीएल परिवार दोनों का ख्याल रख रहे हैं। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग 1 घंटा बहुत अच्छे एक्सरसाइज कर रहे हो, अपने हार्ट, अपने लंग को मजबूत कर रहे हो और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक से। दोस्तों, हमारे भारत में दुनिया की 18% से ज्यादा आबादी रहती है। बहुत जल्द हम चाइना को पीछे छोड़ दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले देश बनने वाले हैं। लेकिन इसके कंपैरिजन में हमारे पास जमीन कितनी है? तो दुनिया की जितनी जमीन है उसके सिर्फ 2.4% इतनी ही। तो अगर हमें इन सभी लोगों का पेट भरना है तो हमें इस जमीन का सबसे ज्यादा महत्तम मैक्सिमम उपयोग करना चाहिए। लेकिन यह तो बहुत अच्छी बात है कि इस कुदरत ने, इस धरती मां ने हमें इतना कुछ दिया है, इतना हमारे ऊपर मेहरबानी की है कि हम अगर इसको अच्छी तरह से काम करें तो हम एग्रीकल्चर और कई सारे क्षेत्रों में पूरी दुनिया में नंबर 1 का काम कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें अपने जमीन को समझना बहुत जरूरी है और यही हमारी कोशिश है कि आप सभी को अपने इस जमीन के बारे में समझे। तो वैसे फिर आज एक ऐसे ही जमीन के टुकड़े के बारे में, एक ऐसे ही फिजियोग्राफिक डिवीजन के बारे में हम लोग समझने वाले हैं। दोस्तों, भारत में जो भी भौगोलिक परिस्थिति है उसके हिसाब से उसके प्राकृतिक विभाग किए हैं। तो आज जिस प्राकृतिक विभाग की हम लोग बात करने वाले हैं उसका नाम है तटीय मैदान। वैसे तो भारत में 2 तरह के मैदान हैं। एक उत्तर भारतीय मैदान जिसे हम सिंधु गंगा का मैदान भी कहते हैं और पूरी दुनिया उसे भारत का महान मैदान के नाम से जानती है। इसके अलावा और एक मैदान है जिसका नाम है तटीय मैदान। दोस्तों, हमारा जो भारत है, हमारा भारत अगर आप उत्तर भारतीय मैदान छोड़ के नीचे देखें तो पूरा एक पेनिनसुलर भारत है। मैक्सिमम वो जो भारत है वो पठार पे है और ये जो भारत है उसके नीचे पेनिनसुला में दोनों बाजू पर्वत की श्रृंखला है। एक उत्तर पर्वतीय, पूर्व पर्वतीय श्रृंखला और पश्चिम पर्वतीय श्रृंखला, जिसे हम पश्चिम घाट और पूर्व घाट ऐसे भी कहते हैं। जबकि भारत ये पेनिनसुला है तो इसके तीनों बाजू में समुंदर है। तो ये मैदान जो इस घाट और इस समुंदर के बीच में है इसे कहते हैं तटीय मैदान। तो हमारे पास है पूर्व तटीय मैदान, जहां पूर्व घाट और बंगाल का उपसागर इन दोनों के बीच में फैला हुआ यह मैदान है, और पश्चिम तटीय मैदान जहां पश्चिम घाट और अरबी समुद्र इसके बीच में फैला हुआ यह मैदान है। तो दोस्तों, आज इस तटीय मैदान के बारे में ही हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, पूरी दुनिया में अगर आप देखोगे तो 71% सरफेस के ऊपर समुंदर है, पानी है, और सिर्फ 29% जो सरफेस है उस पे जमीन है। और इस जमीन में जितनी भी आबादी रहती है, मैक्सिमम आबादी ये समुद्र को लग के जो जमीन होती है उस पे रहती है। अगर आप देखोगे तो पूरी दुनिया में 40% जो आबादी है वो समुद्र को लग के जो जमीन है उसके 100 किलोमीटर अंतर पे रहती है, और इसकी ही 25% यानी पूरी दुनिया के 10% आबादी तो समुद्र के इतने करीब होती है, इतने करीब रहती है कि समुद्र की जो लेवल है उसके 10 मीटर लेवल के अंदर ही ये पूरी 10% आबादी इतनी रहती है, क्योंकि उतनी रह सकती है शायद। अभी क्या कारण है कि समुद्र के पास इतनी सारी आबादी रहती है? तो दोस्तों, इसके 2 कारण हैं। नंबर 1 की समुद्र के पास जो भी जमीन होती है उस जमीन पे जो हवामान होता है वो सम हवामान होता है, यानी वहां गर्मी, वहां ठंडी, और कोई भी सीजन अगर क्यों ना हो वो हमेशा महत्तम, वो मीडियम होता है, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम नहीं होता। जैसे जैसे आप समुद्र से दूर 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 चले जाते हो वैसे ही ये हवामान विषम होता जाता है। वहां सर्दी और सर्द होती है और गर्मी और गर्म होती है। ये वही डिफरेंस है मुंबई और दिल्ली में।
अगर आप दिल्ली में देखोगे तो बहुत ज्यादा कड़क सर्दी और कड़क गर्मी होती है, लेकिन मुंबई में हमेशा कोई भी मौसम क्यों ना हो, लेकिन हवामान उस तरह वैसे रहता है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट कारण यह है कि ये जो समुंदर है ये इन लोगों के, इन आबादी के लिए खाने की व्यवस्था भी करता है। हमने देखा कि पूरी दुनिया में जहां से संस्कृति चालू हुई, मनुष्य ने वहां रहना चालू किया जहां उसके खाने का इंतजाम हुआ। सबसे पहले थी एग्रीकल्चर, खेती। तो जहां पानी थी, जहां अच्छी उपजाऊ जमीन थी, और जैसे ही मनुष्य को पता चला कि यहां मैं अपने खाने की चीजें बना सकता हूं, खेती कर सकता हूं, उसने शिकार करना छोड़ दिया और एक जगह पर रह के वो बस्ती करने लगा, गांव बसने लगे, नगर बसने लगे। वैसे ही अगर समुद्र की मैं बात करूं तो समुद्र में उपजत नैसर्गिक ऐसी व्यवस्था है और वो है मछली। दोस्तों, पूरी दुनिया के लिए ये मछली एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट फूड है। पूरी दुनिया में जितनी भी आबादी है 37% जो लोग हैं वो कोस्टल कम्युनिटीज कहलाते हैं। इसका मतलब ये सभी लोग, इनकी आर्थिक और सामाजिक जो व्यवस्था है ये समुद्र से बनी हुई होती है। इसके अलावा अगर आप न्यूट्रिशन और हेल्थ की बात करोगे तो पूरी दुनिया में जितना भी प्रोटीन कंज्यूम होता है, हम सभी लोगों को प्रोटीन लगता है, तो पूरी दुनिया की 17% प्रोटीन की जो जरूरत है वो ये समुद्र की मछली ये पूरा करती है। लेकिन यही प्रोपोर्शन अगर आप डेवलपिंग विकसनशील देशों में देखोगे तो 50% तक ये जो प्रोटीन है ये समुद्र की मछली उनको प्रदान करती है। दोस्तों, इसके अलावा हम पूरे दुनिया में 60 मिलियन यानी 6 करोड़ ऐसे लोग हैं जो अपने वैयक्तिक स्तर पर बिना किसी सपोर्ट के कुछ अपने लेवल पे सब्सिस्टेंस ऐसे फिश फार्मिंग या समुद्र में खेती करते हैं, यानी मछुआरी करते हैं। दोस्तों, 6 करोड़ ऐसे लोग हैं कि जो अपने दम पे मछुआरी करते हैं, ना उनको कोई सपोर्ट होता है, ना कोई भी वो मार्केट की व्यवस्था होती है, कुछ भी ना होते हुए खुद जाते हैं, मछली ढूंढते हैं, लेते हैं और उनको बेचते हैं। ऐसे लेवल पे लगभग 6 करोड़ लोग मेहनत करते हैं, काम करते हैं और उनकी जो आर्थिक और सामाजिक परिस्थिति बहुत लो है। तो चलिए समझते हैं हमारे देश के इन तटीय मैदानों के बारे में। दोस्तों, हमारा ये जो देश है भारत देश और ईस्ट एशिया के सभी जो अलग अलग देश हैं, इन सभी को भारतीय उपखंड के नाम से जाना जाता है। भारत के साथ श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सभी देश, इन सभी देशों को मिलकर भारतीय उपखंड कहा जाता है, क्योंकि ये सभी देश एक जमाने में भारतीय उपखंड या भारतवर्ष का एक हिस्सा थे। लेकिन दोस्तों, इससे भी बड़ी बात मैं आपको बताता हूं कि पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ 4 महासागर है, सिर्फ 4। अब ये 4 महासागर में अगर आप देखोगे तो 2 महासागर तो ध्रुवों पे है, यह हमारी जो पृथ्वी है, तो ऊपर और नीचे पोल के ऊपर 2 महासागर, एक आर्कटिक महासागर और दूसरा अंटार्कटिक महासागर। अगर ये छोड़े तो सिर्फ बचे 2 महासागर। अब ये 2 महासागरों में एक है पैसिफिक महासागर और दूसरा है हिंद महासागर, दूसरा है भारत का महासागर। ऐसा कौन सा देश है इस दुनिया में जिसके नाम के ऊपर एक पूरा उपखंड है और उससे ज्यादा एक पूरा महासागर है? और ये क्यों है? क्योंकि भारत का इतिहास इतना गौरवशाली है, इतना महान है। समझते हैं दोस्तों, भारत के जो कोस्ट लाइन है, भारत को जो समुद्र मिला है वो लगभग 7,516.6 किलोमीटर इतना है। लेकिन भारत की जो मुख्य भूमि है उसकी हम लोग बात करें तो 6,100 किलोमीटर इतना वो कोस्ट लाइन है। बाकी की जो कोस्ट लाइन है वो हमारे पास जो अलग अलग द्वीप है उसकी वो कोस्ट लाइन है। हमारे पास अगर देखोगे तो तीनों तरीके से समुद्र है। जो राइट साइड में है उसे हम अरबी समुद्र कहते हैं पश्चिम की ओर, लेफ्ट की ओर वो है बंगाल का उपसागर और नीचे है हिंद महासागर। दोस्तों, लगभग 11 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ये भारत की मुख्य भूमि के लक्ष्य है, जो इस तटीय मैदान का, जो इस कोस्ट लाइन का भाग हिस्सा है। तो गुजरात से लेके बंगाल तक, वेस्ट बंगाल तक अगर आप देखोगे तो 9 राज्य है जो इस मैदान के प्रदेश में आते हैं और 2 यूनियन टेरिटरीज। दोस्तों, तो किस तरह से ये मैदान बनते हैं? तो मैदान अदरवाइज भौगोलिक जिन जिन कारणों से बनते हैं
उन सभी कारणों से हमारे ये दोनों पूर्व और पश्चिम तटीय मैदान बने हुए हैं। हमने देखा कि ये पूरी जो भूमि है, ये पूरी जो पृथ्वी है, उसके अंदर बहुत सारे बड़े बड़े प्लेट्स हैं जिसे हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। और ये वो प्लेट है जिनके बीच में हमेशा कुछ ना कुछ मूवमेंट होती रहती है, और इस मूवमेंट के कारण अब ऊपर की जो भौगोलिक रचना है वो तैयार होती है। हमने देखा कि कैसे इस दो प्लेट्स है उनके बीच में जब मूवमेंट होती है तो हिमालय जैसा पर्वत भी तैयार होता है। हमने देखा कि कैसे ये दो प्लेट जब आपस में मूवमेंट करती है तो उनके कारण मैदान भी तैयार होता है, उनके कारण पठार भी तैयार होता है। तो हमारा ये जो देश है, इस देश में जो ये दो तटीय मैदाने हैं वो इन टेक्टोनिक मूवमेंट के कारण भी बनी है। सबसे पहले ये मैदान बने हुए हैं डिपोजिशन की वजह से। हमने देखा कि पूरी दुनिया में और उत्तर भारतीय मैदान भी कैसे बने, तो हिमालय से जो भी नदियां निकली उन नदियों ने अपने साथ बहुत सारी मिट्टी, बहुत सारा सेडिमेंट लाया, और उसकी वजह से ये पूरे जो उत्तर भारतीय मैदान है वो बने। ठीक उसी तरह हमारे इस पेनिनसुलर भारत में वेस्ट कोस्ट से, यानी पश्चिम में जो हमारा घाट है, वहां से बहुत सारी नदियां निकलती है जो अपने साथ बहुत सारा सेडिमेंट, बहुत सारी मिट्टी लेके आती है, और उन्होंने पूर्व तटीय पूरा मैदान ऐसा बनाया है। उसके अलावा हमारा ये मैदान बना हुआ घर्षण से भी है। अगर आप पश्चिमी तट की रचना देखोगे तो वहां की नदियां भी निकलती है पश्चिम घाट से ही, वेस्टर्न घाट से ही, और एकदम थोड़े से ही अंतर पे जाके मिलती है अरबी महासागर से। अरबी समुद्र से जब ये मिलती है तब इतनी कम लेंथ होती है कि वो डिपोजिशन वगैरह वो सेडिमेंट या मिट्टी वगैरह कुछ नहीं लाती, लाने के बजाय ज्यादा घर्षण करती है, और इस तरह से उसका प्लेन तैयार हुआ है। इसके अलावा हमारा ये प्लेन टेक्टोनिक मूवमेंट के कारण भी बना हुआ है। दोस्तों, हमारा ये जो प्लेन शुरुआत में जैसे था और आज जैसे है, इसमें एक बहुत बड़ा इवोल्यूशन हुआ है। तो अगर आपका ये जो तटीय मैदान है, इस मैदान के ऊपर कौन ज्यादा काम करता है, कौन ज्यादा हावी होता है? अगर नदी अच्छा काम करती है, नदी ज्यादा सेडिमेंट लाती है, सबसे ज्यादा मिट्टी लाती है, तो वो अपना ये जो तटीय मैदान है वो बहुत उजला, बहुत फर्टाइल ऐसा मैदान या ऐसी खेती की योग्य जमीन तैयार करती है। लेकिन अगर समुद्र ज्यादा हावी है तो वहां ज्यादा बड़े बड़े इश्यूरीज या खड़ियां तैयार होती है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो टेक्टोनिक मूवमेंट्स के कारण भी हमारे यहां ये जो पर्वतीय मैदान है ये बहुत बड़ी मात्रा में अफेक्ट हुए हैं। दोस्तों, जब भी कुछ समुद्र से लग की जो जमीन है वो ऊपर आती है समुद्र से, उसे हम कहते हैं एमरजेंट। तो हमारे इस तटीय मैदान में ऐसे भी प्रदेश है जो इस समुद्र से लग के ऊपर आए हैं और जिन्हें हम कहते हैं एमरजेंट कोस्ट लाइन। और हमारा जो पश्चिम तटीय जो मैदान है वो इस तरह से बना है। इसके अलावा जब आपका ये आपकी जमीन है जो समुद्र के अंदर खिसक जाती है, उसे कहते हैं सबमर्ज। तो ऐसे सबमर्ज हुए तटीय मैदान भी भारत के पास है, और वो सभी पूर्व तटीय मैदान में है। दोस्तों, ये सभी चीजें, ज्योग्राफिकल चीजें, नदियों का काम, घर्षण, इन सभी की वजह से ये पूरे जो तटीय मैदान है, ये जो पूरे प्रदेश है, उनकी जियोलॉजिकल परिस्थिति भी बदलती है। कैसी मिट्टी होगी, कितनी उपजाऊ होगी, क्या पत्थर होंगे, किस तरह के वेजिटेशन इसमें आएंगे, क्या हम लोग कर सकते हैं, ये पूरा इस पे डिपेंड होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस तटीय मैदान की। जैसा हमने देखा कि दो तटीय मैदान है, एक पूर्व तटीय मैदान और पश्चिम तटीय मैदान। शुरुआत करते हैं पूर्व तटीय मैदान से। तो सबसे पहले देखें कि पूर्व तटीय मैदान ये जो बना हुआ है ये इन 4 राज्यों से बना हुआ है। ये ऊपर वेस्ट बंगाल से शुरू होकर नीचे तमिलनाडु तक ये तटीय मैदान है। वेस्ट बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ये 4 जो स्टेट्स है वो इसमें आते हैं। इसके अलावा पौंडीचेरी करके जो हमारा यूनियन टेरिटरीज है, केंद्र शासित प्रदेश है, वो भी इसमें आता है। दोस्तों, ये जो प्रदेश है इसकी अगर आप चौड़ाई देखोगे तो 100 किलोमीटर से लेकर 120 किलोमीटर ऐसी इसकी चौड़ाई है। मैक्सिमम टाइम पे अगर एवरेज भी आप लेंगे तो 100 के ऊपर ये इतना चौड़ा है। दोस्तों, एक ऐसा मैदान है कि सोचिए कि ऑलमोस्ट 1600 किलोमीटर लंबा और 100 से 125 किलोमीटर चौड़ा इतना बड़ा जबरदस्त प्लेन इस पूर्व तटीय मैदानों में बना हुआ है।
हमने देखा कि किस तरह से पूर्व भारतीय मैदान में तो हिमालय से बहुत बड़ी बड़ी नदियां आई, गंगा, ब्रह्मपुत्रा और सिंधु, और उन्होंने दुनिया का सबसे फर्टाइल प्लेन बनाया। जो सबसे फर्टाइल है इसलिए तो पूरी दुनिया इसको महान मैदान कहती है, भारत का महान मैदान। दोस्तों वैसे ही महान तटीय मैदान बना हुआ है। जैसे हमने देखा कि ऊपर ये जो बड़ी बड़ी नदियां हैं, इस गंगा, सिंधु, उसी तरह से बहुत बड़ी बड़ी लंबी लंबी नदियां हमारे इस पेनिनसुलर रीजन में भी है। ये नदियां इस वेस्ट कोस्ट से निकलती है और बंगाल के उपसागर उसको जाके मिलती है। इसमें गोदावरी, ब्राह्मणी, इसमें कृष्णा, कावेरी, ये सभी ऐसी नदियां हैं जो बहुत लंबा सफर, और सिर्फ वो ही नहीं तो उनकी कई सारी उपनदियां हैं, वो सभी मिलके ये लंबा सफर तय करते हैं और अपने साथ बहुत सारा सेडिमेंट, बहुत सारी मिट्टी लेके आती है और उन्होंने लाके ये पूरा जो प्रदेश है ये उपजाऊ किया है। दोस्तों इस तरह से हमने इस पूरे नदियों का जो परिणाम इस तट के ऊपर, मैदान के ऊपर देखा। अभी इस मैदान के भी अलग अलग विभाजन होते हैं। तो हमारे इस पूर्व तटीय मैदान के 3 विभाजन हैं। सबसे ऊपर है उत्कल प्लेन या उत्कल कोस्ट, दूसरा है आंध्र का कोस्ट और तीसरा है कोरोमंडल कोस्ट। तो शुरुआत करते हैं उत्कल कोस्ट से। दोस्तों उत्कल कोस्ट यानी इस पूर्व तटीय मैदान का वो हिस्सा जो ओडिशा राज्य को लग के है, ओडिशा और ऊपर का थोड़ा सा वेस्ट बंगाल का। दोस्तों आपने सुना होगा कि जन गण मन जो हमारा राष्ट्रगीत है उसमें एक पंक्ति है जिसमें से लिखा है कि द्राविड़ उत्कल बंग, जिसमें हर राज्य के बारे में लिखा गया है। तो उत्कल, तो ये उत्कल है। उत्कल का अगर आप लिटरल मीनिंग लेंगे तो उत्कल का मीनिंग, उत्कल का अर्थ है कला और हस्तकला में सबसे ऊंचे लेवल पे जो भूमि है उसे कहते हैं उत्कल। और दोस्तों ये उड़ीसा, ये पूरा प्रदेश, यानी मैं तो कहूंगा ये उड़ीसा नहीं तो पूरा उड़ीसा और नीचे पूर्व तटीय मैदान और ये पूरे लग के जो रीजन्स है, ये अपने इतिहास में कला और हस्तकला में पूरी दुनिया में मशहूर है, मशहूर थे। इसके वजह से नंबर 1 पूरी दुनिया में फैले हुए ऐसे प्रदेश है। तो सबसे पहला ये जो प्रदेश है इसे हम कहेंगे उत्कल। यही वो प्रदेश है जिसमें अगर आप देखोगे तो कई सारे राज्यों का या साम्राज्य इसमें तैयार हुआ है, जिसमें सबसे नोटेबल जो साम्राज्य था वो है सम्राट अशोक का। सम्राट अशोक ने इसके पूरे ये जो पूरा इलाका है उसमें बहुत बड़ा साम्राज्य का निर्माण किया। गौतम बुद्ध की बुद्धिस्ट या बौद्ध धर्म का सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ होगा तो इसी भूमि से हुआ। और यही वो भूमि थी कि इस भूमि से फिर वो साउथ ईस्ट एशिया के जो बाकी के देश हैं, चाइना, कंबोडिया, वियतनाम से लेकर जापान तक, वो इसी क्षेत्र से वो चले गए। इसके बाद जो कोस्ट है उस कोस्ट का नाम है आंध्र कोस्ट। दोस्तों आंध्र राज्य का मैक्सिमम एरिया वो इस पूर्व तटीय मैदान के ऊपर है। लगभग 58% जो एरिया है इस राज्य का वो इस पूर्व तट को लग के है। अगर आप लोगों की बात करेंगे तो लगभग 69% से ज्यादा, यानी ऑलमोस्ट 70% लोग इस पूर्व तटीय मैदान में रहते हैं। ये पूर्व तटीय मैदान आंध्र प्रदेश में इतना जरूरी है कि इस आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल, जो राजधानी है अमरावती, वो भी इस तटीय मैदान में है। इसके अंदर, इसके नीचे या दक्षिण में दूसरा जो मैदान है उसका नाम है कोरोमंडल मैदान या कोरोमंडल कोस्ट। दोस्तों ऐसे कहते हैं कि कोरोमंडल कोस्ट एक्चुअली उत्कल के नीचे पूरा ये जो पूर्व तटीय मैदान है इस सभी को कोरोमंडल कहते हैं। पुराने जमाने में अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम समय पे ये पूरा जो अंतर है, उड़ीसा के नीचे पूरी जो जमीन है उसे पूरे कोरोमंडल ऐसा कहा कहा गया है। अभी कहां से आया कोरोमंडल? तो अगर आप इतिहास में जाके देखोगे तो सबसे पहले कोरोमंडल इस शब्द जिन्होंने दिया, तो एक थ्योरी कहती है कि पोर्चुगीज थे जिन्होंने इस शब्द को फेमस, मशहूर किया। और वो इसलिए किया क्योंकि यहां चोला राज्य का बहुत बड़ा साम्राज्य था और उनसे ही नाम निकला कोरोमंडल। दूसरी थ्योरी ये बताते हैं कि डच यहां थे और डच ने फिर वहां के जो क्षेत्र है उसके नाम से नाम रखा कोरोमंडल। लेकिन इसके नाम का सबसे पहले जो
सबसे पहले जिसने जिक्र किया है, जिसने लिखा है, वो थे एक इटाली के एक्सप्लोरर। अभी आप बोलोगे कि ये क्या है कि इसके बारे में पोर्चुगीज बोल रहे हैं, डच बोल रहे हैं, इटाली ने नाम रखा, पूरी दुनिया में इतना मशहूर कैसे था ये प्रदेश? तो दोस्तों वही कोरोमंडल पूरी दुनिया में अपनी इन सभी चीजों के लिए मशहूर था और वो इस पूरे चीज की वजह से इस कोरोमंडल क्षेत्र ने पूरी दुनिया में अपने इकोनॉमी की वजह से नाम बनाया था। कोरोमंडल की इकोनॉमी इतनी विकसित थी कि पूरे दुनिया के देश यहां आना चाहते थे और उनके साथ बिजनेस करना चाहते थे। और इसीलिए डच लोग वो भी आए, वहां उन्होंने कॉलोनी बनाई, पोर्चुगीज लोग आए, उन्होंने अपनी कॉलोनी बनाई, अंग्रेज ऑफकोर्स वो आए, उन्होंने अपनी कॉलोनी बनाई, फ्रेंच लोग आए, उन्होंने अपनी कॉलोनी बनाई। हर कोई यहां कॉलोनी बना के यही काम करना था कि ये भारत के साथ व्यापार हम लोग करें। भारत ये जो काम कर रहा है उसका पूरा माल लेके हम लोगों तक, कस्टमर तक पहुंचाए, क्योंकि पूरे दुनिया में सभी कस्टमर्स में ये माल, ये चीजें बहुत बहुत ज्यादा मशहूर थी। दोस्तों अंग्रेज 1947 में चले गए, यानी ये सभी लोग कॉलोनीज आए, सभी लोगों ने कॉलोनी बनाई, सभी लोग व्यापार करना चाहते थे भारत के साथ। हमने देखा कि अंग्रेजों ने बाजी मारी, बाकी के लोग थोड़े से पीछे रह गए और अंग्रेजों ने 1947 तक यहां राज किया। लेकिन फ्रेंच अगर आप देखोगे तो फ्रेंच 1954 तक यहां थे, यानी अंग्रेज चले जाने के बाद भी फ्रेंच यहां थे। आज भी अगर आप पौंडीचेरी में जाओगे तो पौंडीचेरी में लगभग सभी स्कूलों में फ्रेंच सिखाया जाता है। वहां आधे से ज्यादा लोग फ्रेंच बोलते हैं और वहां उनका कनेक्शन है फ्रेंच लोग के साथ। तो शतकों से लोग यहां बिजनेस हमारे इस कोरोमंडल क्षेत्र में करते आए हैं। दोस्तों इतना ही नहीं, थाईलैंड में अगर आप देखोगे तो भारतीय संस्कृति का बहुत बड़ा प्रभाव है। ये गणपति की बहुत विशाल विशाल मूर्तियां तो है, लेकिन उनके करेंसी के ऊपर, उनके नोट के ऊपर गणपति का चित्र है। वहां थाईलैंड में अगर आप बैंकॉक एयरपोर्ट पे जाओगे तो वहां बहुत बड़ा आपको वो समुद्र मंथन की बहुत बड़ी प्रतिमा आपको, स्कल्पचर आपको दिखाई देगा। और अगर आप इसकी रचना देखोगे, इसका तरीका देखो, इसके आर्ट देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये सब हमारा जो साउथ इंडिया है उससे प्रभावित है। तो थाई में जो कुछ कल्चर था, जो कुछ गया, भारत का जो इन्फ्लुएंस बना, वो बना सिर्फ और सिर्फ इस कोरोमंडल की वजह से। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि चाइना में कुछ चीजें बहुत मशहूर है, जिनको बोलते हैं चाइनीज लैकर गुड्स। अभी जो आप देख रहे हैं ये है चाइनीज लैकर गुड्स। अब ये जो चाइनीज लैकर जो आप देख रहे हैं, इसमें क्या होता है कि चाइना में बहुत उनके कई सारी चीजें, यानी उनका फर्नीचर हो, उनके कटलरी हो, बाकी कुछ चीजें, इन चीजों के ऊपर एक कुछ कलाकुसर होती है, हस्तकला होती है। और ये हस्तकला, ये कलाकुसर जो है वो एक मटेरियल है जिसे हम लाख कहते हैं। लाख आपको पता होगा। लाख दोस्तों आज भी अगर किसी चीज का अगर सील करना है, अगर बैंक सील करती है, गवर्नमेंट सील करती है, तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं लाख, उसे कहते हैं लाख। तो इस लाख के ऊपर वो लाख लगा के उसमें उसको प्रिजर्व होता है वो जो चीज है वो, और उसमें बहुत जबरदस्त कलाकुसर चाइना में होती है। और ये सभी चीजों का चाइना में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। ये चीजें अगर आप देखोगे तो चाइना का एक कल्चर है। चाइना अगर आप देखोगे तो हमारे प्राचीन, इनफैक्ट बहुत ही पहले एरा से लेके आज तक लोग ऐसी कलाओं का, ऐसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। और ये सभी जो चीजें हैं जो आज भी वहां बहुत ज्यादा मान है, और आप जितने अच्छे, जितने ज्यादा अमीर हो, उतनी ज्यादा ऐसी वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस इन चीजों को वहां आज तक है। इन सभी चीजों को बोला जाता था कोरोमंडल गुड्स। आज भी बोलते हैं कोरोमंडल गुड्स। क्यों? क्योंकि ये सभी चीज भारत से, इस कोरोमंडल कोष से चाइना जाती थी। दोस्तों ये लाख, ये जो चीज है, ये भारत ने दुनिया को दिया हुआ एक तोहफा है। लाख, इस शब्द का प्रयोग जो है, शब्द जो आया है वो एक संस्कृत वर्ड से आया है जिसका नाम है लक्ष्मी। ये जो लाख हम लोग जो समझते हैं, ये लाख और ये शब्द भी लाख भारत ने पूरी दुनिया को दिया है। दोस्तों ये जो भारत की चीजें थी जिसमें हम लोग इतने सक्षम थे, पूरी दुनिया में अव्वल थे, आज भी इसको मुकाबला नहीं है।
आज भी अगर देखोगे आप हमारा भारत का और चाइना का व्यापार देखोगे तो चाइना भले ही हमें बहुत ज्यादा माल देते होंगे, लेकिन कुछ चीज जैसे कि चाइना सिर्फ हमसे ही लेता है। हम जितने भी चीजें चाइना को देते हैं 60% चीजें होती है, ये 60% चीजें होती है हस्तकला की, जो चाइना के पास क्या, पूरी दुनिया के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। कोई भी ऐसा इलाका नहीं, कोई भी ऐसा देश नहीं है कि जिसके पास ये हिस्ट्री है, जो कोई इस तरह से कलाकुसर कर सकता है और चीजों को बना सकता है। तो आज भी चाइना जितना भी इंपोर्ट करती है, मैक्सिमम इंपोर्ट इन चीज का करती है, और ये हमारी महानता है इस कोरोमंडल कोर्स के। दोस्तों, उन दिनों इस तरह का ये माल तैयार होता था और ये अलग अलग बाजार में, अलग अलग नेशंस में जाता था। ये जो मैं आपको एग्जांपल अभी दिखा रहा हूं, ये सिर्फ चाइनीज मार्केट के लिए बना हुआ एक प्रोडक्ट है। उसका नाम भी चाइनीज उन्होंने रखा है, शराजा चिंस। तो अब आप सोच सकते हैं कितना स्पेशलाइजेशन हमारा अपना उद्योग में, अपने प्रोडक्ट्स में होता था। दोस्तों, हमारे इस बिजनेस की वजह से, इस समृद्धि की वजह से कई सारे बड़े बड़े साम्राज्यों का निर्माण इस कोरोमंडल क्षेत्र में हुआ। इनफैक्ट अगर आपको इस कोरोमंडल क्षेत्र की जो महती है, जो इसका इतिहास है, अगर आपको जानना हो, अगर आपको देखना है कि क्या लेवल पे हमने इस बिजनेस को, इस समृद्धि को लेके गए थे, तो कई सारी किताबें हैं, कई सारी किताबें जो हमने नहीं, फॉरेन वाले लोगों ने लिखी है, और उन्होंने सब बताया कि कैसे ये कोरोमंडल कोस्ट पूरी दुनिया के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसा व्यापार का केंद्र था। और ये इतना ही नहीं, ये कोरोमंडल वर्ड पूरी दुनिया में जहां जहां फैला है, आप कहीं भी अगर कोरोमंडल ये शब्द आपको सुनाई देता है, सामने दिखाई देता है, तो 100% समझ लेना कि इसकी जो उत्पत्ति है वो भारत से हुई है। आज भी अगर ऑस्ट्रेलिया में, साउथ ऑस्ट्रेलिया में कोरोमंडल वैली है, तो वो है भारत की वजह से। आज भी अगर न्यूजीलैंड में कोरोमंडल पेनिनसुला है, तो उसकी भी उत्पत्ति है भारत की वजह से। दोस्तों, लेकिन इसी कोरोमंडल क्षेत्र में, इसी पूर्व तटीय मैदान में 2004 में दुनिया के इतिहास की सबसे बड़ी सुनामी आई थी। वो सुनामी इतनी बड़ी थी कि इतना बड़ा हादसा पूरी दुनिया की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। भारत और इंडोनेशिया, इन दोनों को मिलकर लगभग 2,30,000 लोग से भी ज्यादा लोग उसमें मारे गए थे। तो चलिए देखते हैं हमारे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के बारे में, पश्चिम तटीय मैदान। अब ये पश्चिम तटीय मैदान में अगर आप देखोगे तो लगभग 5 राज्य हैं जो इसमें आते हैं: गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरला। अब इन 5 राज्यों से मिलके ये जो पूरा मैदान बना हुआ है, इसकी विड्थ अगर आप देखोगे तो इसकी विड्थ पूर्व तटीय मैदान से के मुकाबले बहुत कम है। यानी मैक्सिमम जगह पे तो सिर्फ 10 किलोमीटर से 25 किलोमीटर ही है। सिर्फ केरला ऐसा प्रदेश है कि जहां वो थोड़ा सा बड़ा है, जो 80 किलोमीटर तक कहीं जाता है। नहीं तो मैक्सिमम जगह पे ये जो पूरा मैदान है, ये पूरा बहुत छोटा ऐसा मैदान है। दोस्तों, इसमें इस मैदान में भी बहुत सारी नदियां बहती है। हमने देखा कि कैसे पूर्व तटीय मैदान में बहुत सारी नदियां बहती है, वैसे पश्चिम तटीय मैदान में भी बहुत सारी नदियां बहती है। ये नदियां अभी पश्चिम घाट से निकलती है और अरबी जो समुंदर है उसको जाके मिलती है। लेकिन इसकी जो लेंथ होती है, ये सफर बहुत छोटा सा होता है, तो ये ना कोई मिट्टी का निर्माण करती है, ना कोई सेडिमेंट्स लाती है और जमीन के ऊपर कुछ प्रभाव करती है। उल्टा ये घर्षण ज्यादा करती है, और इसी की वजह से ये पूरा प्रदेश अगर आप देखोगे तो इस पूरे प्रदेश, ये पथरीला ऐसा प्रदेश है। इसमें ज्यादा पत्थर, रॉक्स ऐसे नजर आते हैं, और इसीलिए इसकी जियोलॉजी भी वैसी है। इसकी जियोलॉजी भी अगर आप देखोगे तो इसमें मिट्टी बहुत कम है। तो एक तरफ हमने देखे कि बहुत ज्यादा उपजाऊ, बहुत ज्यादा फर्टाइल सी जमीन है, और यहां वेस्टर्न पार्ट में जो जमीन है उसमें बहुत पत्थर ज्यादा है, मिट्टी कम है। लेकिन दोनों में क्लाइमेट बहुत अच्छा है। क्लाइमेट अगर आप देखोगे तो दोनों में बहुत ज्यादा बारिश ऐसी होती है। दोस्तों, ये जो एग्रीकल्चर है वेस्टर्न प्लेन में, ये प्लेन भी इससे प्रभावित है। जैसे हमने देखा कि पूर्व तटीय मैदान में बहुत ज्यादा अच्छी तरह से हम लोग खेती कर सकते हैं, बड़ा मैदान भी है। यहां मैदान भी छोटा है, 10 से 25 किलोमीटर सिर्फ विड्थ के, और जमीन भी वहां सिर्फ और सिर्फ पथराली है। इसलिए अगर आप देखोगे तो यहां ज्यादा होता है हॉर्टिकल्चर। यहां फलों के ज्यादा उत्पादन होते हैं, जैसे आम है, कैशू है, ये सब होता है। शुरुआत करते हैं पहले मैदान से, जिसका नाम है कच्छ और काठियावाड़ का मैदान।
दोस्तों, गुजरात स्टेट में इस पश्चिम तटीय मैदान की शुरुआत होती है और शुरुआत होती है इन कच्छ और काठियावाड़ मैदान से। दोस्तों, ऐसा मैदान है कि जो बना हुआ है दो आखातों के बीच में। जब हमने पेनिनसुला देखा, पेनिनसुला में क्या होता है कि जमीन का एक भाग होता है, टुकड़ा होता है जो समुद्र में जाता है, तीनों ओर समुद्र होता है, पानी होता है और बीच में होती है जमीन। उसके एग्जैक्टली अपोजिट अगर कुछ है तो वह है आकाश, जिसमें समुद्र बीच में चला जाता है और तीनों बाजू होती है जमीन। ऐसे हमारे भारत का सबसे बड़ा आखात अगर कुछ है तो वह कच्छ का आखात और दूसरा है खंबात का आखात। और कच्छ और खंबात में ये जो पूरा प्रदेश है इसे हम काठियावाड़ का प्रदेश या मैदान ऐसा कहते हैं। दोस्तों, वैसे देखा जाए तो पश्चिमी जो घाट है वो घाट याद नहीं होते। ये ऐसा प्रदेश है, ये अकेला ऐसा प्रदेश है पूर्व और पश्चिम घाट पूरे तटीय मैदान के बीच में कि जहां पानी और बारिश भी बहुत कम है। बाकी सभी जगह अगर देखोगे तो बहुत अच्छी बारिश है, लेकिन इस पे बारिश बहुत कम है। इसके ऊपर नॉर्थ में अगर आप देखोगे तो ऐसी जमीन है, एक तो पानी तो कमी है लेकिन सॉल्ट बहुत ज्यादा है और उसे ग्रेट रान ऐसे कहते हैं। लेकिन वैसे छोटा रान ऐसी इस तट को लग के है। इस यहां भी अगर वेस्ट कोस्ट नहीं है लेकिन कुछ पर्वत है, पर्वत की श्रृंखला है और वहां एक गिरनार पर्वत जो सबसे लंबा, ये सबसे ऊंचा ऐसा पर्वत इसमें पाया जाता है। दोस्तों, ये जो पूरा प्रदेश है ये नीचे तापी और नर्मदा वहां तक है। तापी और नर्मदा के नीचे अगर आप जाओगे तो वहां है गुजरात कोस्टल प्लेन और वहीं से फिर शुरुआत होती है वेस्टर्न घाट की भी, पश्चिमी घाट की भी। दोस्तों, तापी और नर्मदा ये दो बहुत बड़ी नदियां हैं जो वेस्ट की ओर बहती है, अरबी समुद्र को जाके मिलती है। तो हमने देखा कि जिस तरह से पूर्व तटीय मैदान पे बहुत बड़ी बड़ी नदियां हैं, वैसे पश्चिमी तट पर बहुत बड़ी बड़ी नदियां नहीं है, लेकिन सिर्फ ये दो का एक्सेप्शन है। तापी और नर्मदा इतनी बड़ी नदी है कि जो अपने साथ भी बहुत सारा सेडिमेंट लेके आती है, बहुत सारी मिट्टी लेके आती है और उसने गुजरात की ये भूमि जो तापी के नीचे है उसको वैसे ही उपजाऊ बनाया है जैसे पूर्व तटीय मैदान। तो इसलिए हम लोग देख सकते हैं कि इस जमीन के ऊपर, इस भूमि के ऊपर भी बहुत अच्छी खेती बहुत सालों से होती है। इसके अलावा अगर हम लोग नीचे आएंगे तो फिर शुरू होता है कोकण। महाराष्ट्र और गोवा के क्षेत्र राज्य में ये जो तटीय मैदान है जो पश्चिमी घाट को लग के है, ये दो राज्य के मैदान को कहते हैं कोकण। दोस्तों, ये जो कोकण है ये इसकी अगर विड्थ अगर आप देखोगे तो बहुत कम है, जैसे मैंने बताया 10 से 25 किलोमीटर है। और ये पूरे रीजन में अगर आप नदियां देखोगे तो नदियां बहुत छोटी छोटी है, बहुत सारी हो सकती है, लेकिन इतनी छोटी छोटी नदियां कि उसका इस खेती के लिए खूब ज्यादा उपयोग नहीं होता, अच्छी मिट्टी वो नहीं लाती, तो ज्यादा से ज्यादा यहां इस जमीन के ऊपर होते हैं पत्थर। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर इसका यह है कि इसमें मिनरल बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। दोस्तों, हमें पता है कि हमें जितना भी क्रूड ऑयल लगता है 80% से ज्यादा, लेकिन ऑलमोस्ट 82% ऑफ क्रूड ऑयल हम लोग इंपोर्ट करते हैं बाहर से। तो इसका मतलब है 18 से 20% जो क्रूड ऑयल वो हम लोग बनाते हैं। तो जो हम लोग बनाते हैं, जो सबसे बड़ा जो सोर्स है जहां से ये क्रूड ऑयल भारत को मिलता है, वो सोर्स इस कोकण के नजदीक है। मुंबई के नजदीक एक बॉम्बे हाई करके एक जगह है जो 170 किलोमीटर समुद्र में है और ये वो जगह है जहां से सबसे ज्यादा ओएनजीसी को इस क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस मिलता है। इसके अलावा ये जो कोकण का क्षेत्र है, वैसे देखा जाए तो सबसे अच्छा पानी है, हवामान अच्छा है, जमीन सिर्फ इसकी उतनी उपजाऊ या मिट्टी उसमें नहीं है, पत्थर ज्यादा होते हैं, लेकिन ये हमारे ये सभी भौगोलिक जो परिस्थिति है ये फल उत्पादन के लिए बहुत अच्छे है, हॉर्टिकल्चर के लिए बहुत अच्छे। इसलिए आप देखोगे कि तो यहाँ मैंगो, यहाँ कोकोनट, यहाँ पाम और बाकी की जो है कैशू, ये सभी इसमें बहुत बड़े लेवल पे लेके जाते हैं। गोवा और साउथ अगर आप कोकण लोगे साउथ महाराष्ट्र का, तो ये तो पर्यटन के लिए भी काफी फेमस है, इसके बीचेस बहुत ही खूबसूरत है। दोस्तों, इसके नीचे जो कोस्ट है उसका नाम है कन्नड़ा कोस्ट या करावली कोस्ट। कन्नड़ इस लैंग्वेज में से करावली कोस्ट ऐसे कहते हैं। दोस्तों, इसमें 3 डिस्ट्रिक्ट है जिससे एक कोस्ट बनता है, उत्तर कन्नड़ा, दक्षिण कन्नड़ा और उडुपी। तो
तो अगर ये नाम अगर आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा इन नामों का, इन स्ट्रक्चर का, इन जगह का पूरे भारत में और मैं तो कहता हूं पूरे दुनिया में कितना महत्व है। इसके नीचे जो प्रदेश है उसका नाम है मलाबार कोस्ट। दोस्तों मलाबार कोस्ट यानी वो जगह, वो तटीय मैदान जो केरला को लग के पूरा है, लेकिन बहुत पहले यानी हजारों सालों तक ये मलाबार कोस्ट यानी कोकण से लेके पूरा जो कर्नाटक है और अभी जो आज का केरल है, ये गोवा से लेके नीचे तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक ये पूरा जो प्रदेश है इसे मलाबार कोस्ट कहते थे। दोस्तों इस मलाबार कोस्ट की हमारी पूरे प्राचीन भारतीय संस्कृति में, हमारे पूरे इतिहास में बहुत बहुत ज्यादा महत्व है। क्यों? तो एक तो मैं पहले फिजियोलॉजी, पहले ज्योग्राफी आपको बोलता हूं कि इस हिमालय के बाहर जो भी सबसे चोटी वाली जो जगह है वो भी यही है, जिसका नाम है अन्नामुड़ी। और सबसे छोटे लो लेवल पे जहां खेती होती है, यानी हमें पता है कि समुद्र की एक लेवल होती है और जो कोई भूमि होती है वो हमेशा समुद्र के ऊपर ही धीरे धीरे करके ऊपर होती है, लेकिन ये ऐसा प्रदेश है कि यहां समुद्र के लेवल के नीचे भी खेती होती है और वो है कुट्टीनाथ। दोस्तों ये पूरा केरला का ये जो एरिया है मलाबार, ये केरला के लिए नहीं, केरला के लिए पूरा राइस का बाउल या राइस का भंडार ऐसे ऐसे कहते हैं। और इसकी जो प्लांट है, इसकी जो जमीन, जैसे मैंने बताई कि इसकी जो विड्थ है इस केरला में बहुत ज्यादा है, बहुत से सारे जगह पे 70-80 किलोमीटर है। बहुत अच्छी उपजाऊ जमीन यहां इस केरला में है। लेकिन अगर मलबार के बारे में बात करते हैं, फिर से मलबार कोस्ट, और मैं जब मलबार कोस्ट की बात करता हूं तो मैं इस कर्नाटका और केरला इन दोनों की जो पूर्व तटीय मैदान उसकी बात आज करना चाहूंगा। दोस्तों मलाबार इस शब्द का जन्म कैसे हो पहले मैं आपको बताता हूं। ये दो शब्दों से हुआ है। एक तो मले, ये मलयालम वर्ड है और जिसका अर्थ है माउंटेन, जिसका अर्थ है पर्वत, और दूसरा है बार। ये बार वर्ड अरेबिक है जिसका नाम है प्रदेश। तो ये पर्वतों का प्रदेश है मलबार। और किसने दिया होगा ये नाम? तो सबसे पहले ये नाम दिया अरेबिक लोगों ने। सबसे पहले मलाबार इस शब्द की जो उत्पत्ति है, इस शब्द का जो रेफरेंस है वो आता है अरेबिक से। यानी अरेबिक जो लोग इनसे बिजनेस करते थे हजारों साल पहले ये शब्द की उत्पत्ति दिखाई गई है। दोस्तों ये जो मलाबार है, मैं कह सकता हूं और पूरे ऐसे सबूत है कि पूरे भारतवर्ष में, भारत के इतिहास में सबसे बड़ा बिजनेस का सेंटर अगर कोई रहा होगा तो वो था मलबार। दोस्तों पूरा जो इंडियन ओशन इसीलिए कहते थे कि वो वहां भारत, इंडिया था। पूरी दुनिया आना चाहती थी भारत के साथ बिजनेस करने। पूरी दुनिया आती थी इस इंडियन ओशन को ढूंढने, इस भारत के उपखंडों को ढूंढने। और सबसे बड़ा जो सेंटर था जहां ये लोग आके बिजनेस करते थे वो था ये मलबार। दोस्तों आपको ये मलाबार इतना मशहूर था कि पूरी दुनिया के सभी लोग आके यहां रहते थे। यानी सिर्फ आके आए और गए। अगर आपको हम आज देख सकते हैं कि हम बहुत जल्दी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश तक जा सकते हैं, लेकिन उन दिनों ऐसा नहीं था। हजारों किलोमीटर सफर करके आपको आना पड़ता था। आने के बाद लोग यहां अपनी जिंदगी गुजारते थे। यह मलाबार ऐसा प्रदेश था कि यहां अरेबिक, यहां इजिप्ट, यहां चाइनीज, सभी तरह के लोग यहां रहते थे। और ये ट्रूली कॉस्मोपॉलिटन सेंटर था पूरी दुनिया का। आज किसे हम कॉस्मोपॉलिटन कहेंगे? आज आप किसी अमेरिकन, किसी यूरोपियन, जो एक छोटा सा शहर होगा उसको कॉस्मोपॉलिटन कहेंगे कि वहां अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग संस्कृति के लोग वहां रहते होंगे। आज की बात है, लेकिन हजारों साल पहले ये पूरा कल्चर, ये सभी चीज हमारे मलाबार में थी। तो आप सोच सकते हैं कि पूरी दुनिया के लोग यहां आके बसते थे। दोस्तों प्री हिस्ट्री, यानी मैं प्राचीन भारत की भी बात नहीं करूंगा, जब संस्कृति की शुरुआत हुई, जब इस हड़प्पा मोहनजोदड़ो की शुरुआत हुई, जब इस दुनिया में सिर्फ 5-6 ऐसी संस्कृतियां थी, तब से लेके इस मलाबार का महत्व है। आपने अभी तक सिर्फ सिल्क रूट के बारे में सुना। सिल्क रूट जो चाइना से निकलता था, चाइना बहुत ज्यादा सिल्क तैयार करता था, भारत भी तैयार करता था, जो पूरी दुनिया में जाता था, और ऐसा ऐसा रूट था। उसके बारे में बहुत ज्यादा लोग मार्केटिंग करते, बताते। दोस्तों कभी हमारे इस स्पाइस रूट के बारे में आप पढ़िए, आप हैरान हो जाएंगे। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा
व्यापार का केंद्र, सबसे बड़ा व्यापार का रूट अगर कुछ था तो था ये स्पाइस रूट, इस स्पाइस केंद्र। और इस सभी पूरी दुनिया के लिए स्पाइस, क्योंकि पूरी दुनिया में मसाले कहीं नहीं थे। पूरी दुनिया के बारे में जितने डेवलप्ड भारत देश था, बाकी के देश तो इतने डेवलप्ड ही नहीं थे। ये सभी मसाले में जो अलग अलग चीजें होती है, ये सिर्फ और सिर्फ इस केरला, इस मलाबार कोस्ट में मिलती थी। पूरी दुनिया के लोग आते थे इसको लेने। ये इतने मशहूर, इतने इंपॉर्टेंट है क्योंकि खाना तो बेसिक है। पूरी दुनिया इसको खरीदने, व्यापार करने यहां मलाबार आती थी। दोस्तों, ये इस मलाबार को भारत का स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया कहते हैं। और हजारों सालों पहले, देखो अभी हम ईस्वी सन बाद की बात कर रहे हैं, अभी हम 2022 में, ईस्वी सन पूर्व 3000 4000 से ये बिजनेस शुरू है। यहां शुरुआत की अरब ने, लेकिन बाबिलोनियंस, एसिरियन, इजिप्शियंस, ये सभी लोग यहां मसाले का बिजनेस करने के लिए भारत आते थे। और अरब तो ऐसे थे कि इन्होंने पूरी दुनिया में उनकी मोनोपोली थी। इतने वो घुल मिल गए थे इस मलाबार से। यहां आके उन्होंने इस तरह से बिजनेस का कंट्रोल किया कि एक समय था कि वो मोनोपोली इनकी थी। एक किताब है जो ईस्वी सन बाद 1st सेंचुरी में लिखी है, जिसका नाम है पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रेंसी। आप ये पढ़ना कभी, आप ये पढ़ना। इस किताब में कौन से बिजनेस होते थे, कौन से रूट्स थे, कौन सी अपॉर्चुनिटी थी, और किस तरह से ये भारत का मलाबार पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा व्यापार का केंद्र था, ये आपको दिखाई देगा। इसके अलावा एक हमारे पास एक संगम लिटरेचर करके एक लिटरेचर कहा जाता है। हमारे देश में सबसे पुराना जो लिटरेचर है जो उपलब्ध है, जो तमिल लैंग्वेज में, तमिल भाषा में है, इसे कहते हैं संगम लिटरेचर। उस लिटरेचर में यह कहा गया है कि भारत के जो मसाले लाने के लिए इजिप्ट से भर के सोना, पूरा सोना भर के जहाजें आते थी और वो मसाले लेके जाते थे। क्या आप बिलीव करेंगे? ये साउथ में, इस केरला में, साउथ, इतना सोना कहां से आया? ये था बिजनेस, ये था व्यापार, जिसकी वजह से हम लोग इतने अमीर थे। और उन्होंने लिख के रखा है। और सिर्फ इन्होंने कई सारे ऐसे रेफरेंस आपको दिखाई देंगे, सोना भर के जहाज वहां ये मसाले खरीदने आती थी। ये जो मंदिर आपने कभी देखा, पद्म स्वामी नामी मंदिर, ये पद्म स्वामी अभी जो ये मंदिर है, ये केरला में स्थित है और ये अभी सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में है। इसमें इतना सोना है कि पूरे भारत का आज के दिन का जो कर्जा है वो आराम से हम लोग राइट ऑफ कर सकते, चुका सकते हैं। इसके अलावा जिसके 3-4 दरवाजे हैं शायद, लेकिन इसमें 1-2 दरवाजे अभी तो हाथ भी नहीं लगाया हमने। इतना सोना इस टेंपल पे, इस मंदिर में कहां से आया ये सोना? तो ये था इस व्यापार से। दोस्तों, केरला में, इस मलाबार में इतने बड़े बड़े साम्राज्य हो गए, जिसमें सम्राट अशोक से लेके चोला, केरा, राष्ट्रकूटा, पंड्या, ये सभी लोग थे। आज भी अगर आप जाके देखोगे तो आपको पता चल गया, आज भी हम लोग ये स्ट्रक्चर नहीं तैयार कर सकते। ये जो चीजें उन्होंने तब तैयार की है ना, आज यहां अब हम लोग नहीं कर सकते विथ ऑल मॉडर्न टेक्नोलॉजी। दोस्तों, ये वास्को द गामा क्यों आया था? वास्को द गामा जो गोवा पहुंचा, वो आया था इसी बिजनेस को तराशने। वो यही आया, उसने आने के बाद अभी तक जो मलाबार में एक प्लेस है जिसका नाम है कोझिकोड, वो कोझिकोड उन दिनों इस मलाबार का कैपिटल हुआ करता था। और वहां वास्को द गामा आया और वहीं से फिर इन लोग का, यूरोपियन लोगों का मॉडर्न जो बिजनेस है उसकी शुरुआत हुई। बाद में ऑफ कोर्स अंग्रेज आ गए, पोर्चुगीज, डच, सभी लोग आए और उन्होंने बिजनेस करना चालू किया, लेकिन एंड तक सबसे बड़ा जो कंट्रोल वो इन अरब लोग का था। अंग्रेजों ने इस पूरे प्रदेश को मद्रास प्रेसिडेंस के नाम से उसको रखा और उसका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन किया। और यही मद्रास प्रेसिडेंसी बाद में हमारे आजादी के बाद बना मद्रास स्टेट। और आजादी के बाद जब हमने भाषावार जो प्रांत रचना की, उसके अनुसार अलग अलग राज्य बने, तो इसके भाषा के अनुसार मलयालम और कन्नड़ के अनुसार इसके फिर 2 राज्य बने, जो एक कर्नाटका और दूसरा केरला। तो चलिए आज की बात करते हैं। ये तो है हमारे सभी मैदान कैसे थे, क्या कर रहे हैं हम लोग, सब कुछ। आज की तारीख में अगर आप देखेंगे तो इसका जो पर्सपेक्टिव है सामाजिक आर्थिक, वो है, उसको देखते हैं तो हमारे देश के लगभग
9 स्टेट्स, हमने देखा कि 9 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश इन दोनों तटीय प्रदेश में रहते हैं। इन दोनों को मिलकर लगभग 42 करोड़ इतनी जनसंख्या है जो इस तटीय प्रदेश में रहती है। लेकिन समुद्र को लगके, इस समुद्र का जो किनारा है उसको लगके 150 किलोमीटर के दायरे में लगभग 33 करोड़ इतनी जनता रहती है। इकोनॉमिक एंगल से अगर आप देखोगे तो ये ऐसा प्रदेश है कि यहां जमीन भी है और यहां पानी भी है। तो अगर आप सिर्फ बिजनेस के हिसाब से देखोगे तो ऐसे सभी चीजें जो हम जमीन से मिलकर कर सकते हैं वो भी यहां होते हैं, और ये जो पानी से मिलकर भी जो चीजें होती है वो भी यहां हम लोग कर सकते हैं। ऐसा है प्रदेश है। तो बात करते हैं एग्रीकल्चर की। दोस्तों एग्रीकल्चर के में जैसा हमने देखा कि दोनों, ये पूरा गुजरात से लेके बंगाल तक, वेस्ट बंगाल तक, ये पूरा जो प्रदेश है, इस पूरे प्रदेश में एग्रीकल्चर बहुत सालों से होता है। लेकिन अगर आप ईस्टर्न या पूर्व तटीय की बात करोगे तो वहां का जो एग्रीकल्चर है, वहां की जो भूमि है, वहां का जो हवामान है वो बहुत ही जबरदस्त है। इसकी तुलना सिर्फ और सिर्फ उत्तर भारतीय मैदान के साथ हो सकती है। आज भी इतना उपजाऊ मैदान यह है, इसमें सबसे ज्यादा होता है ऑफकोर्स राइस, चावल। दुनिया में सबसे ज्यादा चावल के अंदर जो क्षेत्र है वो भारत का है। दुनिया में सबसे ज्यादा चावल करने वाले क्रमांक के ऊपर हम लोग, हमारा दूसरा क्रमांक है यह होता है। लेकिन इसके अलावा ये कोकोनट, पल्सेस और बाकी बहुत सारी चीजें यहां होता है। और पूर्व तटीय में ये जो इकोनॉमी है, ये जो अर्थव्यवस्था है खेती को लेके, ये बहुत बेहतर है। तो अगर वेस्ट कोस्ट की बात करें तो पश्चिम तट के ऊपर जो एग्रीकल्चर है, जो खेती है, उसमें हमने देखा कि जमीन कम ज्यादा है। केरला जैसे प्रदेशों में अच्छी जमीन है तो वहां खेती भी अच्छी होती है, वहां राइस अच्छा होता है, बाकी की जो चीजें है, कोकोनट, बनाना, ये सब चीजें अच्छी होती है। लेकिन बहुत सारा जो क्षेत्र है, जैसा हमने देखा कोकन में, और नीचे कर्नाटक में भी बहुत सारा क्षेत्र है जो पथरीला है, और वहां हॉर्टिकल्चर या फलोत्पादन अच्छा होता है। इसके अलावा जो दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा जो क्षेत्र है वो है मच्छीमारी, वो है फिश फार्मिंग, वो है समुद्र की खेती। दोस्तों भारत को मिला है 8,118 किलोमीटर का कोस्ट लाइन, किलोमीटर का समुद्र का किनारा, यानी पूरी जो मुख्य भूमि है वो और हमारे बाकी के जो छोटे छोटे द्वीप है उसको मिलके इतना बड़ा किलोमीटर का एरिया हमारे पास है। इसके अलावा अगर आप एक्चुअल एरिया की बात करोगे कि किस एरिया में, कितने सारे एरिया में हम एक्चुअली ये फिश फार्मिंग, ये मच्छीमारी का काम कर सकते हैं, तो वो है 20 लाख स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा एरिया। यानी हमारे धरती के ऊपर भारत का जितना एरिया है लैंड, वो कितना है तो 32,70,000 स्क्वायर किलोमीटर। और उसकी तुलना में अगर आप समुद्र का एरिया जो हमारे खेती के लिए उपलब्ध है वो है 20,20,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, है ना, ऑलमोस्ट। और जहां कुछ भी नहीं, जहां जैसे नगर बिगर, ये सिटीज बिटीज, गांव वगैरह कुछ नहीं, ये पूरा इलाका अवेलेबल है हमें ये फिश फार्मिंग करने के लिए, ये समुद्र की खेती करने के लिए। दोस्तों और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आज आपको यहां बताना चाहता हूं। दोस्तों पूरी दुनिया में भारत का ये जो समुद्र है, पूरी दुनिया में ये जो भारत का ये समुद्र का इलाका है जहां हम लोग खेती कर सकते हैं, ये पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। इस पानी में जो मछलियां होती है, इस पानी में जो क्लाइमेटिक कंडीशन कुदरत ने दी है, कुदरत ने हमारे ऊपर, जमीन के ऊपर कितनी मेहरबानी की है हम सभी लोग जानते हैं। किस तरह से हिमालय है, किस तरह से पश्चिम पूर्व घाट है, ये सब हम जानते हैं। दोस्तों क्या आपको पता है कि इतनी ही मेहरबानी ये इस कुदरत ने, इस धरती मां ने समुद्र के बारे में भी की है। पूरे दुनिया में कहीं नहीं होता इतना ज्यादा प्लैंकटन, ये ऐसी चीज जिसके ऊपर ये सभी जो मछली है वो जिंदा रहते हैं, वो सबसे अच्छी तैयार होती है यहां। इसलिए दुनिया की सबसे अच्छी मछली तैयार होती है हमारे भारत में, और ये कहीं नहीं है। दोस्तों एक समय ऐसे था कि हम लोग जो जितनी भी मछली तैयार करते थे यहां भारत में, वो पूरी भारत के समुद्र में, वो भारत के समुद्र की सभी मछली 100% वैसे ही जापान लेता था। 100% हम लोग एक्सपोर्ट 100% सिर्फ जापान को करते थे। अभी जापान को क्या जरूरत है हमसे मछली लेने की? जापान जिसके पास हमसे मुकाबले 3 गुना समुद्र है। अगर हमारे पास 8,000 कुछ किलोमीटर का कोस्टलाइन है, जापान के पास 29,000 किलोमीटर का कोस्टलाइन है। और आज की तारीख में भी हमारे सबसे ज्यादा जो ग्राहक वो कौन है?
तो नंबर 1 पे है अमेरिका, नंबर 2 पे चाइना, नंबर 3 पे यूरोपियन। ये सभी लोगों के पास खुद का समुद्र है, तो क्यों वो हमारे इस चीज के लिए इतने ज्यादा वो रेडी होते हैं, लेते हैं? इसका कारण है कि जिस तरह की खेती हम लोग यहां कर सकते हैं, जिस तरह की मछली हम लोग यहां कर सकते हैं, पूरी दुनिया में ये कहीं नहीं हो सकती। भारत आज की तारीख में दुनिया में सबसे ज्यादा मछली उत्पादन वाले करने में दूसरे स्थान पे है, चाइना के बाद। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इसमें से 2/3 यानी 2/3 जो उत्पादन करते हैं हम लोग, वो फ्रेश वाटर यानी जो इनलैंड फिशरीज है उससे करते हैं, और सिर्फ 1/3 वो उत्पादन है जो हम इस समुद्र से करते हैं, जो समुद्र सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए है। लेकिन इन सब में जो समुद्र से मछली का उत्पादन होता है, उसमें सबसे नंबर 1 पे जो स्टेट सबसे अच्छा काम करता है वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ज्यादा से ज्यादा इस मछली का तैयार करता है। उसके बाद है वेस्ट बंगाल, और बाकी के राज्यों में जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, इसमें उतना उत्पादन नहीं होता जितना होना चाहिए। और यही कारण है कि हमने 85-90 से हमने वो ब्लू रिवोल्यूशन की भी शुरुआत की है। दोस्तों, पिछले साल हमने इस समुद्र की मछली बेच के, निर्यात करके ऑलमोस्ट $8 बिलियन, ऑलमोस्ट 45,000 करोड़ इतना मुनाफा किया। और ये बहुत कम है, जितना हमारा पोटेंशियल है उससे बहुत कम है। भारत सबसे ज्यादा मछली देता है अमेरिका, नंबर 1 इज अमेरिका, चाइना, यूरोप और बाद में जापान। अब एक तो ऐसा हुआ कि हमने सभी ने अभी जो काम कर रहे हैं हम लोग कुछ सालों से, इस तरह से हम इस समुद्र को गंदा करते आ रहे हैं कि इसका उत्पादन जो है, एक तो उत्पादन वैसे रहा नहीं जैसा होना चाहिए, दूसरा इसमें इतने सारे केमिकल्स, इतने सारे अनवांटेड चीजें आती है कि जापान ने उसका जो निर्यात है वो एकदम कम कर दिया। लेकिन इसका बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, और यही जरूरत है ब्लू रेवोल्यूशन की। हमने देखा कि ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, व्हाइट रेवोल्यूशन हुआ, वैसे 85-90 इस पंचवार्षिक योजना में भारत ने ब्लू रेवोल्यूशन की भी शुरुआत की, और जिसका मकसद यही था कि इस समुद्र की जो मछली का उत्पादन है उससे जितना पोटेंशियल है उसको करे, क्योंकि किसी के पास इतना ऐसा पोटेंशियल है जो भारत के पास है। तीसरा है पोर्ट्स। दोस्तों, पूरी दुनिया में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है मालों का, 90% जो माल का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो समुद्र से, जहाज से होता है। तो इसलिए ये पोर्ट्स इंपॉर्टेंट है। हमने देखा कि कैसे भारत पूरी दुनिया में बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे व्यापार के केंद्र थे। आज भी वो सभी जो पोर्ट्स उन दिनों थे, आज कुछ पोर्ट है, लेकिन आज की तारीख में भी हम लोग जो बिजनेस करते हैं, ऐसे 13 मेजर पोर्ट्स ये इन पूर्व और पश्चिम तटियों में है, और लगभग 200 से ज्यादा माइनर पोर्ट्स यहां है। इसके अलावा इन पोर्ट्स की वजह से काफी सारी शहरों का भी निर्माण हुआ है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुई है, रीजनल डेवलपमेंट हुआ है। टूरिज्म, पूरी दुनिया में जो टूरिज्म होता है तो 50% लोग बीच के ऊपर जाते हैं। बीच ये इंपॉर्टेंट टूरिज्म प्लेस है फॉर 50% ऑफ द पीपल। ओके, तो मैक्सिमम लोग जो घूमते हैं वो बीच, इस समुद्र के तट के ऊपर जाते हैं। तो हमारे यहां भी जो टूरिज्म की अगर हम लोग बात करें तो टूरिज्म के लिए भी ये क्षेत्र बहुत फेमस है, गोवा से लेके कन्याकुमारी से लेके कटक और भुवनेश्वर तक। दोस्तों, ये जो क्षेत्र, ये वो क्षेत्र है कि जहां बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियल सेंटर्स है। इसमें महत्वपूर्ण है शिप बिल्डिंग। दोस्तों, भारत का नाम पूरी दुनिया में शिप बिल्डिंग में था। प्राचीन भारत से लेके हम शिप बिल्डिंग में नंबर 1 पे थे। हमारे व्यापारी, हमारे लोग यहाँ जो बड़ी बड़ी जहाज बनाते थे, वही जहाज इजिप्ट से लेके, यूरोप से लेके चाइना तक लोग इस्तेमाल करते थे। तो आज भी हमारे यहाँ जो इंडस्ट्रियल सेंटर्स है, जो शिप बिल्डिंग जो सेंटर्स है, वो इन तटीय मैदानों के ऊपर है। इसके अलावा कई सारी केमिकल इंडस्ट्रीज, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज, फार्मा इंडस्ट्रीज, मिनरल इंडस्ट्रीज, ये सभी इंडस्ट्रीज इस तटीय मैदानों पे है। मैक्सिमम करके ये वेस्ट साइड पे है, गुजरात, महाराष्ट्र और नीचे। ऐसी फैक्ट्रियां जिनको पानी लगता है, जैसे औष्णिक ऊर्जा केंद्र है, जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर्स है। इन दोनों में केस में जब रिएक्टर्स को ठंडा करना होता है तो पानी बहुत सारा लगता है, और ये इसलिए ये जो ऊर्जा केंद्र है ये भी इस तट पर पाए जाते हैं। इसके अलावा ऐसी फैक्ट्रियां जिनको पोर्ट लगता है, जिनको बंदर की जरूरत होती है। अभी कुछ ऐसे उद्योग है जो 100% जो इंपोर्टेड चीजें इसके ऊपर आधारित है, जैसे हमारे पेट्रोकेमिकल के उद्योग या केंद्र,
जैसे हमारी रिफाइनरीज, अभी रिफाइनरीज में हमने देखा कि 80% से ज्यादा जो क्रूड ऑयल है वो हम लोग बाहर से मंगाते हैं, तो उसकी जो रिफाइनरीज अगर आप देखोगे तो वो रिफाइनरीज इसी पोर्ट के इर्द गिर्द रहती है। मैक्सिमम पेट्रोकेमिकल की जो फैक्ट्री है वो भी जो बड़े बड़े जो बंदर है जहां ये क्रूड ऑयल आता है उसी के आसपास रहती है, और उसी का ही रिजल्ट ये है कि हमारे इस तटीय क्षेत्र में ये सभी इंडस्ट्रीज है। और कुछ ऐसे यूनिट्स, ऐसे कोई प्रक्रिया केंद्र, ऐसे कोई फैक्ट्रीज कि जिसमें वो उत्पादन बनता है जो उत्पादन 100% हम लोग एक्सपोर्ट के लिए देते हैं, वो सभी ऐसे मैक्सिमम जो फैक्ट्रीज है वो पोर्ट के पास रहती है। दोस्तों वैसे देखा जाए तो बॉम्बे भी वैसे ही बना है ना। बॉम्बे का कहां कुछ ऐसा इतिहास था। बॉम्बे मुंबई का अगर आप इतिहास देखोगे तो ऐसा कुछ नहीं था। अंग्रेजों ने उनको बनाया। अंग्रेजों ने इस बॉम्बे को इसलिए तैयार किया कि एक अच्छा बंदर बने, उसका एक अच्छा पोर्ट तैयार हो, बंदर बने, और उससे वो ज्यादा पूरा हमारा सब कुछ लूट के वो वहां लेके जाए। एक वो कारण। दूसरा अगर आप देखोगे तो बॉम्बे में कई सारी जो मिलें तैयार हुई, वस्त्र तैयार करने वाली फैक्ट्रीज तैयार हुई, वो इसीलिए कि जैसे ज्यादा उत्पादन बना तो वो फटाक से वो वहां अपने इंग्लैंड में लेके गए। तो वो तो वहां की बात थी, लेकिन आज भी कई सारे ऐसे यूनिट्स है जो 100% एक्सपोर्ट में है, वो मैक्सिमम ऐसे इस तटीय मैदानों में इस पोर्ट के पास है। चैलेंजेस दोस्तों, ये सभी जो तटीय मैदान है इनके सामने आज कुछ समस्याएं भी है। सबसे पहले तो मेरी नजर से जो सबसे इंपॉर्टेंट समस्या, सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज अगर आज हमारे सामने है तो वो है एग्रीकल्चर। दोस्तों सभी हम लोग कहते हैं ना कि इतिहास में 90% ऑफ द टाइम भारत दुनिया का सबसे शक्तिशाली, दुनिया का सबसे बड़ी इकोनॉमी था। हम दुनिया के लिए 30% से ज्यादा जीडीपी का निर्माण करते थे। किसके भरोसे पे? इस सभी करने के लिए, ये सभी गौरवशाली, ये सभी सुजलाम सुफलाम भारत जिसके बेस के ऊपर था, जिसके वजह से था, वो था एग्रीकल्चर। आज हमने देखा कि तटीय मैदान में भी ये कोरोमंडल से लेके मलबार से लेके ये सभी जो क्षेत्र है, उत्कल से लेके मैक्सिमम क्षेत्र इसके लिए बड़े बड़े व्यापारिक केंद्र थे कि वहां की जो एग्रीकल्चर ये सबसे ज्यादा विकसित थी। लेकिन आज अगर आप यही चीज अगर आप कंपैरिजन करोगे, क्योंकि वही रिसोर्सेज आज भी है, लेकिन आज हमारी अर्थव्यवस्था में इस खेती का यह हाल है, इस एग्रीकल्चर का यह हाल है कि जो पूरी दुनिया का सरासरी उत्पादन है ना, एवरेज उत्पादन, उतना उत्पादन भी नहीं लेते हम। अब इस तटीय मैदान में सबसे ज्यादा जो फसल लेते हैं वो है राइस। अब इस चावल के उत्पादन के लिए सबसे ज्यादा क्षेत्र भारत के पास है, लेकिन उसकी उत्पादकता अगर आप देखोगे प्रति हेक्टेरी, प्रति एकरी उत्पादकता में हमारा नंबर 55th है। हमारे आजू बाजू के छोटे छोटे देश भी हमसे ज्यादा उत्पादन करते हैं, हम नहीं करते। हमारा कारण यह है कि पिताजी होते हैं, उनकी जमीन होती है, बच्चे होते हैं 3, अपने अपनी जमीन लेते हैं, अलग अलग करते हैं। अभी छोटे छोटे टुकड़ों में ये खेती विभाजित हो गई है। हमारी जो होल्डिंग कैपेसिटी इतनी कम है कि कोई अच्छी तरह से ट्रैक्टर भी हमारे खेतों में नहीं कर सकता। इसके अलावा जो 100% खेती करते हैं उनके इनपुट का क्या हाल है, वो मार्केट का क्या है, ये मुझे लगता है कि हमने कई बार डिस्कस किया है सब कुछ, और यही परिस्थिति आज हमारे इस तटीय क्षेत्रों में भी है। उसके अलावा ये दूसरा क्षेत्र मरीन, ये समुद्र की खेती। अभी मैंने बताया ना कि पूरी दुनिया में ऐसी परिस्थिति नहीं है जो भारत में है, और कितना पोटेंशियल है। लेकिन दुख की बात यह है कि ये जो पूरा सेक्टर है भारत में, ये फिश फार्मिंग का, ये अनऑर्गेनाइज्ड है। स्पेशली कौन सा? स्पेशली समुद्र का। इनलैंड भी हमने देखा कि 2/3, 2/3 जो माल है वो अभी इनलैंड से, फ्रेश वाटर से बनता है। लेकिन जिसका सबसे ज्यादा पोटेंशियल है, जिसका हम लोग सबसे ज्यादा उत्पादन करके आज की तारीख में जो हमारी स्ट्रेंथ है, वो सबसे ज्यादा अनऑर्गेनाइज है। मैंने आपको कहा था कि पूरी दुनिया में 6 करोड़ ऐसे लोग हैं, 6 करोड़ जो अपने लेवल पे, वैयक्तिक स्तर पे ये खेती करते हैं, ये फिश फार्मिंग या मच्छीमारी करते हैं। ये 6 करोड़ में से 4 करोड़ लोग भारत में रहते हैं, और इस 4 करोड़ में से 61% जो लोग आज की तारीख में जो मछुआरी करते हैं, आज की तारीख में जो इस प्रदेश में रहते हैं, जो हमारे तटीय मैदान में रहते हैं, वो 61% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है। यानी जो परिस्थिति आज हमने किसानों की देखी, उससे हो सकता है कि
खराब परिस्थिति हमारे इस मछुआरों की आज है। ना कुछ इनपुट्स है, ना कोई आगे पीछे कोई सहारा है। अपने यहां से खेती करते हैं और वो करने के बाद जो भी फसल, जो भी मछलियों लेते हैं, उस मछली को फिर कैसे वही खुद जाके बेचते हैं। वो इतना अनऑर्गेनाइज सेक्टर ये मरीन का पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। इसलिए 6 करोड़ में से 4 करोड़ लोग हमारे देश में दोस्तों। और ये जो समुद्र जो इतना अच्छा साबित हो सकता है पोटेंशियल, आज उस समुद्र को कचरे का डब्बा बना के रखा है हमने। इस समुद्र को लोग के इस तटीय क्षेत्र में जितने भी शहर, जितने भी नगर, जितने भी गांव है, वो सभी अपना सीवेज, टॉयलेट का वेस्ट विदाउट ट्रीटमेंट ऐसे ही समुद्र में फेंक देते हैं। एक तो हमने देखा कि हमारी जितना पॉपुलेशन है, जितना सीवेज का वेस्ट तैयार होता है, जितने प्रक्रिया केंद्र होने चाहिए इस सीवेज के ऊपर काम करने वाले, जिन्हें हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कहते हैं, ऐसी जो हमारी कैपेसिटी वो सिर्फ 30% है, 30% है। 30% सिर्फ है हमारे पास, 70% तो है ही नहीं, किसी पास वो प्रक्रिया केंद्र ही नहीं है। लेकिन जो भी है वो भी किस तरीके से कर रहे हैं, आउटडेटेड है मैक्सिमम, जो कुछ नहीं फायदा उसका। और इस तरीके से आज पूरा ये जो कचरा है, पूरा ये जो सीवेज वेस्ट है, आज ऐसे ही विदाउट ट्रीटमेंट आज समुद्र में हम लोग डाल रहे हैं। उसके अलावा ये जो खेती, जैसा हमने देखा कि पूर्व तट पे बहुत अच्छी खेती होती है, पश्चिम तट पे भी होती है, इस सभी खेती में हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं केमिकल्स। केमिकल फर्टिलाइजर है, केमिकल इंसेक्टिसाइड है, हर जगह केमिकल्स है। और इन तटीय प्रदेशों में बहुत ज्यादा बारिश होती है। हमने देखा कि भारत में मैक्सिमम बारिश यहां होती है, सिर्फ वो काठियावाड़ छोड़ा तो हर जगह में अच्छी बारिश होती है मानसून की। और जब जब ये बारिश होती है, तब ये बारिश का पानी अपने साथ पूरे ये केमिकल्स लेके समुद्र में चला जाता है। यही कारण है, यही केमिकल्स का कारण है कि जिसके वजह से जापान ने हमारे से ये मछली लेना बंद किया। इतने इंसेक्टिसाइड्स, इतने कैंसर तैयार करने वाले घटक आज की तारीख में ये सब मछली में और हमारे फूड में पाए जा रहे हैं दोस्तों। और इंडस्ट्रीज, आपको क्या लगता है सभी इंडस्ट्रीज जो तटीय लेवल पे बैठी है वो सिर्फ इसीलिए कि वो पोर्ट के नजदीक है? बिल्कुल नहीं। ये सभी इंडस्ट्रीज जो हमें बड़ी बड़ी इंडस्ट्री दिखाई देती है ना, इनको ये समुद्र यानी बहुत बड़ी कचरे की पेटी है, जहां वो अपना लिक्विड वेस्ट ही नहीं, सॉलिड वेस्ट जो चाहिए, जो मन मानी वो उसमें डाल सकते हैं। इसलिए आप देखोगे गुजरात के वो सूरत वापी से लेके ये महाराष्ट्र का जो कोकण का रीजन है, जितने भी केमिकल प्लांट्स है, उसके क्या होता है उसका डिस्चार्ज जरा आप देखें तो आपको पता चलेगा। उनके लिए समुद्र यानी गार्बेज की पेटी है। और हमने इस तरह से इस पूरे समुद्र को खराब करके रखा है। ये केमिकल नाइट्रेट जो है ये डायरेक्ट कार्सिनोजेंस है। कई सारी जगह पे जहां अच्छे मछली तैयार होनी चाहिए, वहां ये अलगे और ऐसे न चाहे ऐसी वनस्पति तैयार होती है जिसे कहते हैं नाइट्रोजन ब्लूम, अलगे ब्लूम, और पूरी जो इकोसिस्टम है वो खराब करती है दोस्तों। पोल्यूशन, जितने भी, जैसे मैंने कहा कि 50% टूरिस्ट जो लोग हैं वो समुद्र पे जाते हैं, बीच के ऊपर जाते हैं। हमारे यहां जितना समुद्र, जितनी विविधता है, जितनी सुंदरता भारत में है वो दुनिया में कहीं नहीं है। मैं बीच के बारे में भी बोलता हूं आपको, ये सबमर्ज और ये जो आगे जो खड़े हुए ऐसे बीच है कहीं नहीं है। लेकिन हमारे कंपैरिजन में बाजू वाले जो छोटे छोटे देश है ना, इंडोनेशिया और थाईलैंड वगैरह, वहां से ज्यादा लोग जाते हैं बीच के, सब यहां नहीं, हमारे भारत में नहीं। और उसका कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण है कचरा। कितना कचरा, कोई सी भी जगह पे आप जाओ, आप गोवा में जाइए, कन्याकुमारी में जाइए, कटक में, कहीं भी जाइए आपको इतना सारा कचरा मिलता है। और कचरा नंबर 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है कि टूरिस्ट लोग यहां नहीं आते। और बायोडाइवर्सिटी दोस्तों, एक बहुत अभिमान की बात यह है कि पूरी दुनिया की समुद्र की जितनी जैव विविधता है, 10% से ज्यादा जैव विविधता भारत में है, 10% से ज्यादा। और इस सभी जैव विविधता को हमने अभी बहुत खराब हम लोग कर रहे हैं। और इसीलिए है कि अभी जो टूरिज्म इंडस्ट्री है वो उसका भी उतना पोटेंशियल, उतना जितना वो आगे बढ़नी चाहिए वो नहीं है। सब कुछ खूबसूरत भगवान ने कुदरत देने के बाद भी उतना नहीं है। और अगर मैं मलाबार और कोरोमंडल, जिसके बारे में मैंने इतना भर भर के आपको बोला है, उसके बारे में तो मैं बोल ही नहीं सकता, जहां हम लोग बेसिक में इतने पीछे हैं। तो क्या सोल्यूशन है दोस्तों? सोल्यूशन एक ही है, बिजनेस। दूसरा सोल्यूशन ही नहीं है मुझे लगता।
जो भी मकसद हमें है ना, अगर हमें लगता है कि हमें अपने देश को गौरव को फिर से वापस लाना है, जो हमारा पोटेंशियल है वो करना है, उसके लिए तो कंपलसरी बिजनेस है ही। लेकिन मुझे लगता है कि हर कोई मकसद, हर कोई विजन मिशन जो हमारा है, हमें अगर इस दुनिया को, इस धरती मां को इस ग्लोबल वार्मिंग से बचाना है, उसका ख्याल रखना है, हमें किसानों का ख्याल रखना है, हमारे किसानों को सशक्त बनाना है। आज अभी हमने देखा ये मरीन, हमारे इतने सारे मछुआरे लोग जो बिलो पॉवर्टी लाइन में आज जी रहे हैं, इनके लिए भी कुछ करना हो, कोई भी कुछ भी अगर करना है तो उसका एक ही सॉल्यूशन जो मुझे नजर आता है, जो हमारे पूरे संगठन को नजर आता है, वो है बिजनेस। और इसीलिए ये एमसीएल की शुरुआत है कि इस बिजनेस को इस तरीके से हम लोग करें कि जो हमारी स्ट्रेंथ है, जो हमारा पोटेंशियल है। और ये इसके लिए कुछ बहुत बाहर जाके कुछ करने की जरूरत नहीं दोस्तों। जो हजारों सालों से हमारे पूर्वजों ने किया है, बस वही करना है, मन लगाकर करना है, मेहनत के साथ करना है, और वही करेंगे। और इसका जो बिजनेस यूनिट है वो बहुत अच्छा हमने किया है, और वो है ग्राम पंचायत। एक ग्राम पंचायत में अगर 2000 एकड़ है, 2000 एकड़ आपके पास जमीन है, अगर आपको इतना समुद्र का किनारा है, 5000 लोग यहां रहते हैं जिनको इतना कुछ हस्तकला में वो कुछ कर सकते हैं, बस उसके ऊपर ध्यान रखें। उनको जो चीजें हैं, जो इनपुट्स है, ऐसी कौन सी चीजें हम लोग तैयार कर सकते हैं। और दोस्तों, उन दिनों जितनी जरूरत थी इन चीजों की, उससे कई ज्यादा जरूरत आज है। आज ये फर्नीचर के लिए आप क्या करते हैं, वो केमिकल्स लगाते हैं, वो क्या अलग अलग नाम उसके आते हैं, वो लगाते हैं, कुछ तो करते हैं। कई ज्यादा बेहतर वो फर्नीचर को, उसकी लाइफ आगे बढ़ाने का वो काम था जिसको लाख लेके हम लोग करते थे। कई सारे ऐसी चीजें जो सिर्फ भारत कर सकता है, कई सारे ऐसी चीजें जो सिर्फ भारत में बसे हुए लोग हैं, और जो हमारी संस्कृति है, जो परंपरा है, ये इन पेट्रोकेमिकल चीजों को रिप्लेस कर सकते हैं। आपको अपने ग्राम पंचायत में क्या ऐसी चीज है जो हम कर सकते, बस वही देखना है, और उसको पूरी तरह से एज ए संगठन हम एमसीएल सपोर्ट करेंगे, इनपुट्स के लिए भी और मोर इंपॉर्टेंटली मार्केट के लिए। और दोस्तों, ये जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि कई सारी ऐसी चीज है जैसे हमने देखी किस तरह से हम अपने समुद्र को बर्बाद कर रहे हैं, किस तरह से हम अपने जमीन को बर्बाद कर रहे हैं, किस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में और छोटे छोटे टुकड़े करके हम अपनी जमीन का, हम अपनी खेती की पूरी तरह से बर्बादी कर रहे हैं। इसको रोकने के लिए हम कम्युनिटी, समुदाय करके काम करना पड़ेगा, एक कचरा बंद करना पड़ेगा। और इसीलिए जरूरी है ये एमपीओ, ये एमसीएल प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। और दोस्तों, जो काम हमारे पूर्वजों ने किया हजारों सालों तक, ये जो केंद्र मैंने आपको बताया, ये मालाबार और ये कोरोमंडल, ये दुनिया के लिए सबसे बड़े, इतने बड़े केंद्र थे कि जिसके वजह से ये लोग इतने सालों तक अभी तक है ना, तो वही ग्लोरी फिर से हम लोग वापस ला सकते हैं। बस जरूरत है मिलके एक मकसद के साथ काम करने की, और वो करेंगे। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एमसीएल इंडिया परिवार। और एक शुक्रवार शाम सर का ट्रेनिंग वेबिनार, हमारी सोच पर एक जोरदार प्रहार। भारत की 70% आबादी जमीन जंगल पर निर्भर है, उसमें से 5% लोगों के पास 60% जमीन और 55% लोगों के पास केवल 10% जमीन। जमीन की इस विषमता को बदलने का रास्ता डॉक्टर श्याम सर हमें समझा रहे हैं। आने वाले समय में गरीब मजदूर किसानों के लिए जमीन बैंक बीमा की आवश्यकता है। 2 वक्त की रोजी रोटी की जद्दोजहद से निकल के हमें जंगल जमीन की बात करनी होगी। सरकारी योजनाओं पर निर्भर रहते हुए एमसीएल के माध्यम से आर्थिक प्रगति की पहचान बनने वाला समाज हमें बनाना है, और एमसीएल में हम बना के रहेंगे। ऐसे देशभक्ता वाले विचार प्राची मैडम ने हमें इजराइल देश की यशोदा सुनाया। थैंक यू वेरी प्राची मैडम, थैंक यू वेरी मच श्याम सर, थैंक यू वेरी मच एमसीएल चैनल पार्टनर्स, एमपीपी, एमपीओ, एमबीएस, बीडीएस, सीनियर बीडीएस, प्राइम बीडीएस एंड एंटायर धरती पुत्रास ऑफ एमसीएल। अंत में मैं कहना चाहूंगा, भारतीय आर्थिक आजादी का हर सपना साकार हो, भारतीय आर्थिक आजादी का हर सपना साकार हो। बस जल जमीन जंगल ही विकास का आधार हो। जय हिंद, जय एमसीएल। Thank you very much, Dr. Lavish sir, and thank you very much, Prachi madam.
और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा उस इंसान का जिन्हें हर चुनौती में अपॉर्चुनिटी दिखती है, जिन्हें हर सामान्य चीज़ में कुछ असामान्य दिखता है। ज़मीन, जिसके बारे में हमने शायद कई बार सुना है, जिसका उपयोग हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हैं, लेकिन फिर भी इसकी जो अलग ढंग, इसके जो महत्व, इसका जो उपयोगिता जो हम पिछले 5 सप्ताह से सीख रहे हैं, उस इंसान को, उस सिखाने वाले इंसान को आज मैं यहाँ पर ऑन द बिहाफ ऑफ पूरी एमसीएल फैमिली शुक्रिया कहना चाहूँगा, थैंक यू अदा करना चाहूँगा। एंड वो इंसान है हमारे डॉक्टर श्याम सर। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर श्याम सर, फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। एंड शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मैं आप सभी का, सारे एमपीओ, एमबीएस, एमवीपी, चैनल पार्टनर, सारे स्टेक होल्डर्स, सारा एमसीएल परिवार। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों की वजह से ये वेबिनार दिन ब दिन और ही बढ़ते जा रहे हैं। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और एक बार मैं आप लोगों को ये याद दिला दूं कि दोस्तों, चैट बॉक्स में दी गई लिंक के ऊपर जाकर आपको आपका बहुमूल्य फीडबैक हमारे साथ शेयर करना है। कृपया इसे भूलिएगा मत। और यहीं पर मैं मंगेश शेलार, आपका होस्ट, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपना, अपने परिवार का और पूरे एमसीएल परिवार की सेहत का ख्याल रखिए। इसी के साथ यह वेबिनार यहीं पर समाप्त हुआ। धन्यवाद।